जेपी नड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, केंद्र की सरकार में मंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत विश्वस्त हैं। ये बताया जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह साहब के भी बहुत विश्वस्त हैं। 2020 से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। लोकसभा चुनाव तक उनको एक्सटेंशन दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी सहमति नहीं बन पा रही है। जैसा बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच नए अध्यक्ष को लेकर दोनों के बीच में संघ शायद ये चाहता है कि ऐसा अध्यक्ष बने जो उनकी बात सुने, और भारतीय जनता पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व। जब आप शीर्ष नेतृत्व की बात करते हैं तो दो नेताओं के प्रमुखता से नाम लिए जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, उसके बाद अमित शाह साहब अध्यक्ष बने। और अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत से लोग एक ही मानते हैं। एक मानते हैं मतलब विचार के तौर पर वो इतने ज़्यादा एक हैं कि एक जो भी कुछ कहता है या नहीं भी कहता है तो दूसरा समझ जाता है। और नड्डा साहब को जब लाया गया तो माना गया कि ये भी उसी का एक्सटेंशन है। और नड्डा साहब आए क्यों, अध्यक्ष क्यों बने? इसलिए बने क्योंकि अमित शाह साहब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि उनकी सरकार में आए 2019, जिसे मोदी 2.0 कहा गया था। और क्योंकि उन्हें गृह मंत्री बनाना था तो नए अध्यक्ष की तलाश थी। और ये बताया गया कि जेपी नड्डा साहब जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पुराने साथी हैं, अमित शाह साहब के पुराने साथी हैं, आरएसएस के ही बैकग्राउंड से आते हैं, हिमाचल प्रदेश से आते हैं, वो बिहार से भी अपना कनेक्शन बताते हैं। और अगर आप नड्डा साहब को देखते हैं तो बड़े सौम्य, शालीन, पढ़े लिखे, मतलब वो फील कराते हैं जैसे जनसंघ के दौर के नेता हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी। जनसंघ यानी संघ के बैकग्राउंड से आए हुए पॉलिटिकल लोग, जिनकी बात से एक तरीके से रस टपकता है। उनके चेहरे को आप देखें तो हमेशा एक स्माइल रहती है। वो नाराज भी होते हैं तो मुस्कुराते रहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का अंदाज बदल गया है, नेताओं का भी अंदाज बदल गया है, बड़ा एग्रेशन है, लेकिन नड्डा साहब उस तरह के नेता नहीं हैं। और अगर आप नड्डा साहब के कार्यकाल की बात करें तो नड्डा साहब एकमात्र ऐसे अध्यक्ष हैं, बीते कई सारे अध्यक्षों को अगर आप देखते हैं तो जिनका नाम भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं लिया जाता। अगर आप नितिन गडकरी साहब के टाइम से ही देखें तो गडकरी जब अध्यक्ष थे तभी से ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि वो आगे चलकर कभी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पिछले चुनाव तक गडकरी का नाम प्राइम मिनिस्टर की रेस में बताया जाता था। हालांकि बीजेपी के अंदर नो वैकेंसी थी। नो वैकेंसी का मतलब जब तक मोदी हैं तभी तक बीजेपी के लिए मुमकिन है, और जब तक मोदी जी स्वस्थ हैं, ठीक है, जैसा कि अभी वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। और उत्तराधिकारी की चर्चा भारतीय जनता पार्टी में एक तरीके से ये माना जाता है कि अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो अध्यक्ष थे जब नितिन गडकरी साहब, तो ये चर्चा बड़े जोरों पर थी कि आगे जाकर वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। राजनाथ सिंह साहब, वो जब अध्यक्ष रहे तब भी चर्चा हुई कि राजनाथ सिंह भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी उनको बहुत पसंद करते थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनका काम सराहा जाता है। और अमित शाह साहब के लिए तो बहुत से लोग आज भी मानते हैं। वो अध्यक्ष बने तो उन्होंने अध्यक्ष के तौर पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अध्यक्ष अभी तक नहीं छोड़ पाया था। वैसी छाप अमित शाह साहब ने छोड़ी। पार्टी का विस्तार किया, संगठन का विस्तार किया। जिन राज्यों में कल्पना नहीं की जाती थी, जैसे कि असम, जैसे कि पूर्वोत्तर के तमाम राज्य, त्रिपुरा जैसे राज्य जहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, वहाँ अमित शाह साहब के नेतृत्व में उनके अध्यक्ष रहते सरकारें बनी। और अगर आप 2019 का लोकसभा चुनाव याद करें, 303 सीटें, यानी 2014 में भारतीय जनता पार्टी, जब उम्मीद नहीं की जा रही थी कि अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी 2014 में बहुमत ला सकती है, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटें जीती थी। और ये माना गया था कि ये भारतीय जनता पार्टी का पीक है, इससे ऊपर भारतीय जनता पार्टी कहाँ जा सकती है। और 2019 में जब चुनाव हुए तो एंटी इनकम्बेंसी की भी बात हो रही थी, तमाम और दूसरी बातें हो रही थी, लेकिन परफॉर्मेंस उससे भी बेटर रहा। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रदर्शन करके दिखाया जिसकी कल्पना नहीं थी। 303 सीटें। और क्रेडिट बहुत हद तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को तो मिला ही, उनकी सरकार को मिला, उनके कामकाज को मिला, लेकिन अमित शाह साहब को भी क्रेडिट मिला। उसके बाद जब नड्डा साहब आए, अध्यक्ष बनाए गए, इसलिए बनाए गए क्योंकि वो इक्वेशंस में फिट बैठते थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पुराने साथी हैं, उस दौर के साथी हैं जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिमाचल में काम कर रहे थे, तो उस दौर से नड्डा जी उनके सहयोगी रहे हैं। अमित शाह साहब के भी सहयोगी रहे हैं, और वो भी इस खूबी के बताए जाते थे कि जो प्राइम मिनिस्टर सोचें,
जो अमित शाह साहब सोचें, जो पार्टी संगठन सोचे, उसको वो ट्रांसलेट कर दें। और नड्डा जी ने बहुत हद तक पार्टी की उम्मीदों को बरकरार भी रखा, तमाम इस तरह की इक्वेशंस निभाए, तमाम इस तरह की भूमिका निभाई, तमाम चुनावों में इस तरह का काम किया। और वो प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में भले ही नहीं हो पाए, लेकिन उसके रीजंस बहुत थे। बहुत से लोगों को ये लगता है कि नड्डा साहब जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए बड़ी आसानी हो गई है, क्योंकि नड्डा साहब ऐसे व्यक्ति हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि उनकी इमेज बड़ी सौम्य शालीन व्यक्ति की है। जब भी मुंह खोलते हैं अच्छी बातें ही करते हैं, अच्छे दिखते हैं, नाराज भी होते हैं तो गुस्से में नजर नहीं आते, मुस्कुराते रहते हैं। और ऐसा उनका आप कोई बड़ा बयान नहीं देख सकते जिसको लेकर कोई कंट्रोवर्सी हुई हो। बल्कि ये कहा जाता है कि कई बार पार्टी उनको पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करती है। जहां परफॉर्मेंस खराब होता है वहां नड्डा साहब का चेहरा आगे कर दिया जाता है। और बीच में तो कई लोग आलोचक, क्रिटिक्स इस तरह की बातें करने लगे थे कि जब चुनाव के नतीजे आ रहे हों और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जगह जेपी नड्डा साहब की तस्वीर आ जाए फ्रेम पर, टीवी स्क्रीन्स पर, तो मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन खराब है। यानी ये कहा जाता था कि प्राइम मिनिस्टर हो या गृह मंत्री अमित शाह साहब हो, उनकी एक तरीके से ढाल है। जब दिक्कत के पल आते थे तो नड्डा साहब को आगे कर दिया जाता था। नड्डा साहब उसमें भी शिकायत नहीं करते थे। आपने कभी उनका ऐसा बयान नहीं सुना होगा जो केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ जा रहा हो। एक बयान जिसकी बड़ी चर्चा होती है, आज भी हो रही है, आज इसलिए हो रही है क्योंकि निशिकांत दुबे साहब जो 4 बार के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर, सीजेआई साहब को लेकर एक बयान दिया। एक ऐसा बयान दिया जिससे कि एक खलबली मच गई। ये माना गया कि मतलब बहुत ही इस तरह का बयान है जिसे कल्पना नहीं कर सकते आप। कम से कम एक सांसद से कल्पना नहीं कर सकते कि इस तरह का वो बयान देगा। और उन्होंने जो बयान दिया उसको एंडोर्स किया दूसरे सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, दिनेश शर्मा जो उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश के वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, लेकिन जब डिप्टी सीएम पद से उनको हटाकर ब्रजेश पाठक जी को बनाया गया तो दिनेश शर्मा जी को राज्यसभा सांसद बनाया गया और दिल्ली ले आया गया। उनसे इस बयान के बारे में पूछा गया, निशिकांत दुबे साहब के बयान के बारे में पूछा गया। और बकौल दिनेश शर्मा जो उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए बताया कि उन्होंने तब तक वो बयान नहीं सुना था, लेकिन बिना सुने ही उन्होंने बयान का समर्थन कर दिया। नड्डा साहब के सामने एक ऐसी स्थिति आ गई कि न तो उस बयान का समर्थन कर सकते थे और उन्हें कुछ ना कुछ कहना ज़रूर था। हालांकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी कुछ कहने की, वो चुप रह सकते थे, इग्नोर कर सकते थे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि नड्डा साहब एक ओल्ड स्कूल नेता हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं, सामने आकर खड़े होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस बयान का भारतीय जनता पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती है और भारतीय जनता पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। और हमने दोनों नेताओं को, दोनों नेता यानी निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा को निर्देशित किया है कि वो आगे से इस तरह की बातें न करें। तमाम दूसरे नेताओं को भी कहा है उन्होंने, नड्डा साहब ने ऐसा दावा किया। लेकिन इससे पार्टी की इमेज कितनी बेहतर हुई ये पता नहीं, लेकिन नड्डा साहब के खिलाफ ही एक मोर्चा खोल दिया गया। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई समर्थक बताए जाते हैं, निशिकांत दुबे के समर्थक बताए जाते हैं। और ऐसा लगा कि शायद निशिकांत दुबे से ये बयान किसी ने जानबूझकर दिलाया था और नड्डा साहब ने जो भारतीय जनता पार्टी की इमेज को क्लीन करने का प्रयास किया, क्योंकि हमलावर था विपक्ष लगातार निशिकांत दुबे के बयान को लेकर और निशिकांत दुबे उस बयान को वापस लेने को तैयार नहीं थे। तो पार्टी अध्यक्ष के नाते निश्चित तौर पर चुप्पी एक रास्ता है। मौनी बाबा थे नरसिंह राव, पूरे देश ने देखा है 1991 से लेकर 1996 तक नरसिंह राव बिल्कुल चुप हो जाते थे, कुछ बोलते ही नहीं थे और तमाम समस्याओं का समाधान उसी चुप्पी से निकल जाता था, ऐसा लोग दावा करते थे। लेकिन नड्डा साहब उस तरह की व्यक्ति नहीं है। अगर आंख के सामने कुछ हो रहा है तो वो बोलेंगे ही। लेकिन ये कहा गया कि ऐसे मुद्दे पर उनको चुप रहना चाहिए था। बिल्कुल उनकी ट्रोलिंग हो गई और मुझे लगा कि उस समय नड्डा साहब सोच रहे होंगे कि जो उनको अध्यक्ष के तौर पर एक्सटेंशन मिल रहा है, क्योंकि उनका कार्यकाल तो 2024 लोकसभा चुनाव के पहले ही पूरा हो गया था। लोकसभा चुनाव तक उनको 2023 से 2024 तक एक्सटेंशन दिया गया। लेकिन उसके बाद जैसा आप जानते हैं कि एक बात चल रही है कि संघ और बीजेपी नेतृत्व यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह साहब, इनके बीच एक सहमति नहीं बन पा रही है। सहमति ना बन पाने की वजह से नया अध्यक्ष नहीं चुना जा पा रहा है और नड्डा साहब अध्यक्ष बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह की उनकी ट्रोलिंग सोशल मीडिया पर हुई, हिंदूवादी संगठन
बीजेपी की विचारधारा के समर्थकों ने जिस तरह की उनकी ट्रोलिंग की, उनको लगा होगा कि जितनी जल्दी मेरा कार्यकाल पूरा हो जाए, नया अध्यक्ष मिल जाए, तमाम नामों की अटकलें चल रही हैं, उन पर हम चर्चा किसी और दिन करेंगे। लेकिन अभी ये वीडियो नड्डा साहब के लिए, उनके प्रति सहानुभूति जाहिर करने के लिए कि एक अच्छा व्यक्ति जब राजनीति में आता है तो वो मिसफिट हो जाता है। इसी तरीके से जब 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, जो दावा था 400 पार जाने का एनडीए के साथ, और भारतीय जनता पार्टी के अकेले दम पर 300 सीटें 370 सीटें जीतने का दावा था, जब ये दावा पूरा नहीं हुआ तो नड्डा साहब को उस समय भी घेरा गया, बहुत घेरा गया। ये कहा गया कि उन्होंने जो बयान दिया था आरएसएस और बीजेपी के संबंधों को लेकर, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को मुसीबत हुई है। हालांकि कई लोगों का यह भी मानना है कि नड्डा साहब केवल अपनी मर्जी से वो बयान नहीं दे सकते थे। एक वर्चस्व की लड़ाई 2024 में चल रही थी। उस समय यह था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के पास ज्यादा दमखम है या मोहन भागवत साहब के नेतृत्व में आरएसएस में ज्यादा दमखम है। और बीच चुनाव में नड्डा साहब का वो इंडियन एक्सप्रेस को दिया गया बयान या इंटरव्यू सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि आरएसएस का हाथ पकड़कर नहीं चलते। और कई लोगों ने ये माना था कि नड्डा साहब ने ये सब बातें अपने मन से नहीं कही हैं, क्योंकि वो अध्यक्ष जरूर है लेकिन बहुत ही इंडिपेंडेंट, अमित शाह जैसे इंडिपेंडेंट अध्यक्ष नहीं है, या नितिन गडकरी जैसे अध्यक्ष नहीं है जो कि कुछ फैसले ले सकते हैं। वो एक ऐसे अध्यक्ष थे जिन्हें लगातार भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष नंबर 1 नेता होता है, जितने भी समय के लिए आप अध्यक्ष हैं, जितना भी आपका कार्यकाल है। लेकिन ये माना गया था कि नड्डा साहब वही कर रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्हें कह रहे हैं या अमित शाह साहब कह रहे हैं। बस फर्क इतना था कि अमित शाह साहब भी एक लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, लेकिन जितने समय वो अध्यक्ष रहे, जिस तरह की ट्रोलिंग आज बीजेपी के ही समर्थक नड्डा साहब की कर रहे हैं, वैसी अमित शाह साहब की करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, या आरएसएस या बीजेपी में कोई ऐसी दूरी नहीं दिखी। अमित शाह साहब आरएसएस को अंदर से जानते हैं, वर्कर तो आरएसएस के पुराने नड्डा साहब भी रहे हैं, लेकिन एक पॉलिटिक्स में फर्क होता है। नड्डा साहब जैसे मैंने कहा कि सौम्य हैं, शरीफ हैं, कई चीज़ों को आगे बढ़ के करना चाहते हैं, कई गलती हो जाए तो मान भी लेते हैं। शायद इसी का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, नड्डा साहब के अध्यक्ष रहते हुए हैं, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, और हर जगह भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, एक अच्छी जीत मिली है। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि क्रेडिट नड्डा साहब के खाते में गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, और ये खास तौर पर नड्डा साहब के लिए वीडियो है, कि जिस तरह की ट्रोलिंग भारतीय जनता पार्टी, उनके समर्थक नड्डा साहब की कर रहे हैं, वो शायद डिजर्व नहीं करते। नड्डा साहब उस ओल्ड स्कूल के नेता हैं जो लगता है कि उनको देखकर आपको लगता है कि नेता भी अच्छे होते हैं, इज ए गुड ह्यूमन, अच्छी बात करते हैं। अगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो एक अध्यक्ष के नाते वो चुप्पी नहीं साध सकते, उन्हें आगे आना होगा, उनको बोलना होगा, उन्हें बताना होगा। और भले ही उनके अपने सांसद उनकी बात सुने या ना सुने, पार्टी कार्यकर्ता सुने या ना सुने, लेकिन जब तक वो अध्यक्ष हैं वो कमांडिंग पोजीशन में दिखना भी चाहेंगे, और वो ये कहना भी चाहेंगे कि जो रास्ता उन्हें सही नहीं लगता, जो उनके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को सही नहीं लगता, वो रास्ता तो निश्चित तौर पर नड्डा साहब दिखाएंगे। और नड्डा साहब ने अपने लगातार कार्यकाल में यही किया। उन्हें क्रेडिट मिला या नहीं मिला, वो हमेशा मेहनत करते, संघर्ष करते, अपनी बात को आगे ले जाते हुए नजर आए हैं। और इस खूबी के लिए तमाम लोग भले आज की तारीख में उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है कि मेरा वीडियो देखने के बाद आप मेरी भी ट्रोलिंग करें, मुझे भी भला बुरा आप कह सकते हैं, लेकिन मैं नड्डा साहब की बिल्कुल आगे बढ़कर तारीफ करूंगा। और शायद नड्डा साहब भी चाह रहे होंगे कि नया अध्यक्ष जल्दी आए, क्योंकि वो इस सिस्टम में मिसफिट है, जहां आप अपने दिल की बात नहीं कह सकते, अपने कार्यकर्ताओं से नहीं कह सकते, सच्ची बात नहीं कह सकते, हर चीज के लिए सिर्फ आपको दोषी ठहराया जा रहा है। तो ऐसे ही सीट पर बैठने का फायदा क्या? एक मंत्री के तौर पर भी वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, एक्टिव व्यक्ति हैं, जहाँ जाते हैं लोगों को सहानुभूति से मिलते हैं, जैसा उनके बारे में मेरी जानकारी है, बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति हैं। और निश्चित तौर पर उनको बुरा लगता होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। अगर उन्हें लगता है कि उनके सांसदों को सुप्रीम कोर्ट के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने इसको कहा। इस बात का कई लोग बुरा मानेंगे, उन्हें इसकी शायद जानकारी नहीं रही होगी। और निश्चित तौर पर जो आरएसएस वाला उनका बयान है, उसके लिए भी उनकी कई बार ट्रोलिंग हुई है, तो उस समय भी शायद उनकी समझ होगी, सोच होगी कि आज की तारीख में जब हम कहते हैं कि हमारे
10 करोड़ से ज़्यादा मेंबर हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव मेंबर हैं और आरएसएस के तो 1 करोड़ ही मेंबर हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का दायरा और आकार आज संघ से बड़ा है। निश्चित तौर पर निर्देशन संघ से मिलता होगा, लेकिन अब वो स्थिति में तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी नहीं है जहां संघ की उंगली पकड़ के चलेगी। और संघ वैसे भी अपने आप को सांस्कृतिक संगठन बताता है, और अगर वाकई वो सांस्कृतिक संगठन है तो भारतीय जनता पार्टी कब तक उसकी गोद में बैठेगी। तो मुझे लगता है कि नड्डा साहब ने इस बयान में भी बहुत ज़्यादा चूक नहीं की थी, और नतीजे अगर इस तरह के नहीं आए होते, यानी भारतीय जनता पार्टी अगर अकेले दम पर बहुमत हासिल कर लेती, तो शायद इतने सवाल भी नहीं उठ सकते हैं। नमस्कार।